मुझे लगता है कि एक लेखक अगर खुद को एकलव्य मान ले तो उसके बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं। जो मैं कहूँगी ना, युवा पीढ़ी आई है ये हमसे कहीं ज़्यादा ओपन माइंडेड है। इसके पहले जो लोग थे और किसके साथ कॉफ़ी पी रही थी और नाम जोड़ दिया जाता था। लेकिन जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पुरुष को गालियाँ दें और बेवजह आप पुरुष को एक शोषक मान लें हर पूरे समाज में, तो वहाँ मुझे आपत्ति। आज भी मुझे लगता है कि कोई भी पुरस्कार मिलता है तो मुझे यकीनन लगता है कि क्या मुझे मिलना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ मेरी युवा लेखिकाएँ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर वो अनकंफर्टेबल हैं तो अपनी हम उम्रों के साथ नहीं है, वो उन वरिष्ठों के साथ हैं जिन्होंने अपना कुंठामय समय जिया है। जो आम कश्मीरी है बहुत स्नेहिल है। कश्मीर और इसकी समस्या को लेके बहुत बड़ा गुंजल है। जहाँ स्त्रियां आती हैं वहाँ समूचा संसार आ जाता है। कला की दुनिया, विज्ञान की दुनिया, हर दुनिया में नोबेल प्राइज तक हर जगह गुटबंदी है। अगर मैं त्रिवेंद्रम में हूँ और मैंने रास्ते में कह दिया मैं लेखक हूँ, तो बहुत सारे लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे आप क्या लिखते हैं। लेकिन यही आप उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या आसपास कहें लेखक हैं, तो लोग आपको सोचेंगे कि क्या वाहियात है। सोशल मीडिया ने निस्संदेह पाठकों को हम तक पहुंचाया। जब मैं हिंदी साहित्य में आई थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि कहानी का क्राफ्ट क्या है। बिहारी पुरस्कार मिला, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने जब फ़ोन आया तो मुझे लगा कि कुछ जल्दी है ये इस सम्मान के लिए। मैं तैयार नहीं थी। मेरी तरह जिसका भी बचपन बीतता वो कहानीकार बने बिना रह नहीं पाता। मैं एक मिथक हूँ सखी, मुझे जानना उपनिषदों में गहरे उतरना है। आसान होता है किसी धर्म को उसकी स्थूलता में पकड़ना, अपनी आस्थाओं का विज्ञापन करना। इसे दर्शन मानोगी तो गहरे में उतरोगी। मैं एक भ्रम हूँ सखी, मुझे छूना मृग मरीचिका है। कितना भागोगी मेरे पीछे, निर्मल नद की चाह में बहुत कठिन है छायाओं के आर पार उतरना। प्रेम है मेरा धर्म, जितना जानोगी उलझ जाओगी। मैं एक आहट हूँ आगत की, मेरे सिरहाने दर्शन है पैताने कला। ऐन वक्ष पर कौस्तुभ मणि सा सजा प्रेम है। वारुणी की हल्की हिलोर है तुम्हारा असमंजस। सुनोगी तो मान पाओगी सखी, मैं प्रतीक्षाया नहीं तुम्हारी। मैं स्वयं संपूर्ण हूँ, सूर्य, अग्नि, पुष्पवन मेरे अलग पास में गुथा है। चाँद कंगन में सजता है, समुद्र मेरी राह तकते हैं, पर्वत ऊँघते हैं प्रतीक्षा में मेरी। मिलोगी तो जान जाओगी। मत खेलो खेल सखी, मैं जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए खेलती हूँ। मत बिछाओ बिसात बातों की, मेरे शब्द जब पासे बनते हैं, लोग अर्थ हार जाते हैं। खेलोगी तो जीत कर भी हार जाओगी। यह कविता है मनीषा कुलश्रेष्ठ की। कविता का शीर्षक है मैं एक आहट आगत की। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बातें मुलाकातें कार्यक्रम। आप समझ गए होंगे कि मैंने कविता पढ़ी है, तो अतिथि के रूप में मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हमारे सामने मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत कार्यक्रम। धन्यवाद। और इस कविता को पढ़ने का अपना एक अर्थ था और अपनी एक वजह। कविता को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक ऐसे रचनाकार को समझना जो अपने को लिखते समय किन किन बिंबों के साथ, किन किन शब्दों के साथ, किन किन अर्थों के साथ और कितने गरिष्ठ, कितने समृद्ध और कितने संभ्रम या दर्शन, जो भी आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। शब्दों की धनी है। हिंदी साहित्य के बेहद प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली रचनाकारों में शुमार होती हैं और अब केवल खुद नहीं लिखती बल्कि बहुत सारे काम कथा कहन की एक श्रृंखला चलाती हैं, जिसमें
नई पीढ़ी को लिखना, या वरिष्ठ पीढ़ी को भी, या उन लोगों को जो लिखने की इच्छा से भरे हैं लेकिन जिनको अवसर नहीं मिलता, उसके लिए एक विशिष्ट कार्यशाला भी चलाती हैं, जो प्रवासी कार्यशाला है। 3 दिनों का आयोजित होता है। जो कृतियाँ आपकी हैं वो आप अगर गूगल पे मनीषा कुलश्रेष्ठ सर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ढेरों कहानी संग्रह, उपन्यास जो बहुत चर्चित रहे हैं, श्रीगाफ, शालभंचिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश, मल्लिका, सोफिया और त्रिमाया, जिसके बारे में आप हमारे कार्यक्रम में भी सुन चुके होंगे। कहानी संग्रह, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रोमानी नहीं, बौनी होती परछाई, केयर ऑफ स्वात घाटी, गंधर्व गाथा, अनामिका, रंग रूप रस गंध, ये 2 श्रृंखला है जिसमें संभवतः 53 कहानियाँ हैं आपकी। ये मेरे पास है। बिरजू लय जो है कला वैचारिकी पर अपनी आपकी एक पुस्तक आ चुकी है कि यात्रा वृतांत बहुत चर्चित रहा। होना अतिथि कैलाश का, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर है। प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव, ये प्रेम कविताओं का संकलन है। रचनाओं का दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, भारतीय भाषाएं तो है ही हैं। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा पुरस्कार भी इनको इनकी रचनाओं के लिए मिलेगा। लगातार लिख रही हैं और इतना समृद्ध लेखन है कि न केवल अपनी समवयस्कों के लिए ईर्ष्या का विषय है, बल्कि वरिष्ठों से खूब आशीष पाती रही हैं और कनिष्ठों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। ये इतना परिचय देना पड़ा इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं जो लोग शब्दों के धनी होते हैं उनसे संवाद करने के लिए एक भूमिका बनानी पड़ती है। मनीषा जी, शुरुआत इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम प्रयास इस बात का करते हैं कि हमारे दर्शक अपने प्रिय रचनाकार को उसकी समष्टि में जान सकें जी। किस तरह से उन्होंने लेखन शुरू किया, क्या बचपन था, कहाँ पले बढ़े, किन लोगों ने उनकी रचना कर्म को प्रभावित किया, कैसे वो लेखन में आए। तो आपसे भी शुरुआत मैं यही करूँगा कि आपका बचपन कहाँ, कैसे, किस रूप में बीता और वह कौन से आधार बिंदु थे जिन्होंने आपको शब्दों की दुनिया की ओर इस तरह से धकेला कि आप आज इस रूप में मौजूद हैं हमारे बीच। जी जयप्रकाश जी, मेरी तरह जिसका भी बचपन बीतता वो कहानीकार बने बिना रह नहीं पाता, क्योंकि मैं जिस शहर में मैंने आंखें खोली और होश संभाला, मेरे सामने एक बड़ा किला था, चित्तौड़गढ़ का किला, जिसमें से हम अगर देखें तो अगर भारत का जो मध्य युग का इतिहास है उसका बहुत बड़ा हिस्सा घेरता है चित्तौड़गढ़ का किला। बहुत सारे पात्र उसमें से निकलते हैं, उनमें से मीरा भी है, तो अगर हम कहें कर्मवती भी हैं, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा हैं, रानी पद्मिनी हैं। तो ऐसे किले की छाया में पलना और उसकी रूमानियत से बिना प्रभावित हुए रहना मुश्किल था। और उसके साथ मेरी माँ जो बहुत बड़ी किस्सा गो थी, उनको हर बात पे किस्से याद आते थे। और उसके अलावा मेरी माँ क्योंकि एक विद्या, मतलब अगर हम उसको कहें कि उच्च 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं उसकी प्रधानाध्यापिका थी, प्रिंसिपल रही। तो होता ये था कि गर्मियों की छुट्टियों में जब सारा स्कूल बंद हो जाता था तो उस स्कूल की लाइब्रेरी में मैं किसी कोने में दुबकी हुई किताबें पढ़ती रहा करती थी। और हमारे घर में उस समय की जितनी पत्रिकाएं संभव हो सकती हैं वो सारी आती थी। तो उस ज़माने में ही मैंने, अगर मैं कहूँ कि ययाति मैंने 8वीं क्लास में पढ़ लिया, शंकर का चौरंगी मैंने 8वीं क्लास में पढ़ लिया, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन बहुत समृद्ध था और मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी, तो मुझे लगता है कि वो बपतिस्मा वैसे ही हो गया। और होता ये था कि मम्मी अक्सर खाने के टाइम पे ढूंढती थी मनीषा कहाँ है, तो सारे बाकी जो मेरे भाई बहन थे कहते ज़रूर स्कूल की लाइब्रेरी में धूल फाँक रही होगी, और मैं वहाँ मिलती थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का मेरा बचपन बीता उसमें लेखक होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। हालांकि मैं अगर कहूँ कि मैं लेखक बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, मेरे लिए आखिरी एक जिसको कहते हैं लास्ट रिसॉर्ट,
आखिरी शरण स्थली थी लेखक बनना, क्योंकि मेरा विवाह एक वायुसेना अधिकारी से हो गया। तो वायुसेना अधिकारी से विवाह होने का अर्थ है कि हर 3 साल में अपने डेरे डंडे उठाओ और दूसरी जगह चलो। तो ऐसे में नौकरी तो संभव नहीं है। और ये अंशु ने मुझे बहुत पहले कह दिया था, जब मैं आकाशवाणी में काम किया करती थी, कि भाई तुम चाह रही हो कि तुम आकाशवाणी में परमानेंट हो जाओ, लेकिन मेरा और तुम्हारे काम का मेल नहीं होगा, तो देख लो शादी या नौकरी। तो निश्चित तौर पे प्रेम विवाह था, तो शादी की और परिवार बसाया। तब फिर लगा कि और कुछ नहीं तो साहित्य मेरा एक आखिरी शरण स्थली है, तो मैंने लिखना शुरू किया। पहले पढ़ाई की बात करते हैं, फिर आपके प्रेम पर भी आएंगे, और फिर उस रणस्थली पर जिसने इतना जी। कुछ हिंदी साहित्य जगत को दिया है, अपनी ओर से जो समृद्ध करने की कोशिश है, या अपनी ओर से जो अंशदान करने की कोशिश है आप अपनी मातृभाषा के लिए कर रहे हो। मुझे याद है आपको बिहारी सम्मान भी मिल चुका है, और ढेर सारे पुरस्कार जो मिले हैं और लगातार मिल रहे हैं, वो आपके काम की शिनाख्त तो नहीं करते, लेकिन एक सम्मान करते हैं। शिनाख्त तो आपके अपने प्रशंसक और आपके पाठक करते हैं। जब आप पढ़ रही थी बचपन में, तो किस तरह की रचनाओं, किस तरह की किताबों को पढ़ रही थी? आपका प्रिय रचनाकार कौन सा था, या कौन सी ऐसी किताब थी जो उस समय की पढ़ी हुई किताब दिमाग में रह गई और जिसको लगा कि नहीं, ये मुझे पढ़ना ही चाहिए, या आज भी अवसर मिले तो मैं इसको पढ़ सकती हूँ? जैसा कि मैंने शंकर की चौरंगी का जिक्र किया, वो उस ज़माने में इतनी आगे का उपन्यास था कि जो एक पूरी की पूरी होटल की व्यवस्था, और ऐसे समय में देश आज़ाद हो रहा है, अंग्रेज़ जा रहे हैं, उस समय एक 5 स्टार के होटल का कैसे वो चलता है, वो मुझे बहुत उत्सुक किया। उसके अलावा अगर मैं कहूँ, मैं मृदुला जी को पढ़ती थी, उनकी कहानियाँ। निर्मल जी के उपन्यास वे दिन, कहानी संग्रह वे दिन मुझे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और भी बहुत सारे थे। अगर मैं कहूँ, मैंने नासरा जी की जो उनके ईरान प्रवास की कहानियाँ हैं, उस समय में पढ़ी थी। और चित्रा मुद्गल थी, और बहुत सारे ऐसे विदेशी लेखक थे, अलेक्जेंडर क्यूप्रिन जिनका निर्मल जी ने अनुवाद किया, उनको मैं पढ़ती थी। चेखव को पढ़ती थी। तो पढ़ती सारे हिंदी अनुवाद थी, लेकिन जो भी मिल जाता था। और एक मज़ेदार बात, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और जैसे किताबें बांटी जाती है ना, स्कूल में पहले ज़माने में होता था कि लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था और सबको किताबें बांटी जा रही हैं, और मुझे बांट दी देहगाथा राजकमल चौधरी जी की। वो मेरी उम्र से बहुत गरिष्ठ किताब थी, लेकिन उस किताब की जो नायिका थी मिनलिया, वो मेरी उम्र की थी, और वो अपनी उम्र से इतने बड़े लेखक से प्रेम कर रही थी, और वो मैंने 8वीं क्लास में पढ़ लिया। और बस वो एक बहुत बड़ा संक्रमण था कि मुझे लेखन और लेखकों और इन सब की दुनियाओं से प्रेम होने लगा, जहाँ सोच बिल्कुल हटकर होती थी, आउट ऑफ बॉक्स। तो वहाँ से ये संक्रमण लगा, और मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा करती थी। आप पहली रचना, जैसे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कविता से की थी, आपकी पहली रचना कौन सी थी, और उसके लिखने के पीछे की क्या वजह थी? ठीक है, आपने पहली रचना अगर कविता कहूँ, कविता में नहीं, किसी भी चीज़ में हाँ, पहले क्या लिखा था? सबसे पहले 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में मैंने एक कविता लिखी थी, जो एक्वेरियम के ऊपर। और मैंने उसमें जो मेरी भावनाएं थी एक किशोरी होने की, तो मैंने उसको मछली को संबोधित करते हुए लिखा था कि कभी कभी लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक्वेरियम की मछली हूँ, जो कभी वो नकली मेंढक से डर जाती है, तो कभी ये सतरंगे पानी से सपनीली हो जाती है। और मैं भी तुम्हारी तरह ये सोचती हूँ कि इस के आगे का संसार क्या होगा। ये मेरी पहली कविता थी, और मैंने माँ को पढ़ाई तो मेरी माँ बहुत इम्प्रेस हुई, तो उनको अच्छा लगा कि मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो पहली रचना वही थी। तो माँ ने आपको एक तरह से प्रोत्साहित किया। हमेशा। फिर आपने लगातार लिखना, मतलब लिखने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? क्या शादी के बाद या शादी से पहले? क्योंकि 8वीं में लिखने के बाद एक बार लिख लिया आपने और माँ से प्रशंसा पा ली, तो मैं ये नहीं मान सकता कि फिर आपने बंद कर दिया होगा। नहीं, मैंने कविताएं तो लिखती रही, मैं तरह तरह की कविताएं लिखती रही, लेकिन मेरी माँ
पक्की माँ भी तो थी, उन्होंने मुझे विज्ञान दिला दिया। और विज्ञान दिला दिया तो विज्ञान के साथ में कविता का तालमेल ज़रूर हो सकता है, लेकिन समय नहीं मिलता था। उसके बाद उन्होंने मुझे बीएससी में मीरागंज गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया। अब मेरे अंदर जो साहित्य का कीड़ा था वो वहाँ मैंने आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर की तरह जॉइन कर लिया, और थोड़ा थोड़ा वहाँ मैं साहित्यिक चीज़ों में शामिल होने लगी। ये माँ को पता नहीं था। तो माँ ने मुझे बीएससी में डाला, उसके बाद मेरा एमएससी बॉटनी में एडमिशन हो गया। तो माँ को पता नहीं था, 2 महीने हुए थे तब मुझे पता चला कि हिंदी साहित्य में अभी एडमिशन बाकी हैं एमए के। तो मैंने बॉटनी से नाम कटवा के हिंदी में एमए में नाम लिखवा लिया। ये बात बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। तो शुरू में माँ गुस्सा हुई थी, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, और मुझे आप कह रहे हैं कि शादी से पहले मैं लिख रही थी, और मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार होता है, चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार, वो मुझे मिला था। मैंने एक एकांकी लिखी थी देवदासी प्रथा पे, तो वो मुझे मिला था। लेकिन फिर शादी हो गई तो एक गैप आया, और जिसे कहते हैं कि हल्का सा शादी के बाद, माँ बनने के बाद, एक छोटा सा डिप्रेशन का हिस्सा सबके जीवन में आता है। तब मुझे जो हमारे कर्नल कौशल थे, जो मेरे डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि तुम क्या करती थी? मैंने कहा मैं लिखती थी। तो उन्होंने कहा फिर से लिखो। तो मुझे लगता है कि वो एक दोबारा से शादी के बाद टर्निंग पॉइंट था, कि जब आप अपना अस्तित्व खोज रहे होते हो, एक माँ, पत्नी और एक ऑफिसर की पत्नी होने के अलावा अपना अस्तित्व ढूंढ रहे होते हो, तब मुझे लगा कि मेरे लिए साहित्य ही ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिना किसी के जीवन को कष्ट दिए इस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। अब मनीषा जी, प्रेम आपके जीवन में कैसे आया? प्रेम, देखिए, टीनेज के प्रेम तो आकर्षण और ये सब तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन एक गंभीर प्रेम जो आया वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रविवार को जो एक मैट्रिमोनियल आता है उसके ज़रिए आया। और हुआ ये कि क्योंकि हम सब हॉस्टल में पढ़ रहे थे, मैं एमफिल कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड थी रूममेट, वो हर संडे मैट्रिमोनियल देखती थी, क्योंकि उसके माता पिता जद्दा में रहते थे, और वो चाहते थे कि वो लड़का देख के और उनको भेज दे। तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आई कि एक फ्लाइंग ऑफिसर का, फ्लाइट लेफ्टिनेंट का एडवर्टाइजमेंट है, चल अपन भेज देते हैं तेरा बायोडाटा। हमने वहीं बायोडाटा बनाया, हॉस्टल का एड्रेस लिख के भेज दिया। और अंशु जी ने वो देखा, क्योंकि वो भी किसी साथी की तलाश में थे, और वो सीधे हॉस्टल आ गए, और मैं घबरा गई। मैंने कहा ये तो कैसे अब होगा, मैं तो ऐसे ही, हम तो मजाक कर रहे थे, हमें तो कोई सीरियसली शादी नहीं करनी थी। तो उन्होंने कहा मेरे को भी नहीं करनी थी, मैंने भी ऐसे ही दोस्त के कहने पे विज्ञापन निकाला था। तो माँ से मिलवाया, फिर माँ ने कहा तुमने तो हमारी समस्या हल कर दी। तो बस वो उस तरह से प्रेम हुआ। और तब मैंने अंशु को ये बताया कि मैं लिखती हूँ, और मुझे साहित्य अकादमी का, राजस्थान साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिल चुका है। तो जब वो मुझसे मिलने आ रहे थे तो पूरे रास्ते व्हीलर्स पे मेरी किताब ढूंढ रहे थे, जो कहाँ होती है। तो उनको लगा कि मैं बहुत प्रसिद्ध लेखिका हूँ और मेरी किताबें तो यहाँ होती होंगी। तो मुझे लगता है कि एक वो भी टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लेखक बनना था। अब कैसा लगता है आपके श्रीमान जी को, जब उनकी पत्नी की किताब जब वो ढूंढ रहे थे और नहीं मिली थी, और अब हर स्टॉल पे मिल रही होगी? दरअसल पूरी इस प्रक्रिया में अगर मैं कहूँ तो अंशु जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, कि जब मैं लिख तो रही थी, पत्रिकाओं में कभी छपता था और कभी लौट के आ जाता था। तो जब पहले बहुत होता था कि खेत सहित आ गया वापस, कितनी बार भैरव जी ने साक्षात्कार से कहानी भेज दी, वापस भेज दी। पर मुझे गर्व है कि ऐसे संपादक हुआ करते थे, और जिन्होंने बकायदा नोट के साथ, राजेंद्र यादव जी ने मुझे नोट के साथ कहानी वापस भेजी कि प्रिय मनीषा, तुम्हारी भाषा तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो कथानक चुना है उस पे बहुत लिखा जा चुका है। तो इस तरह से आती थी चिट्ठियाँ, तो अंशु ऑफिस में उनको फाड़ देते थे कि मैं डिप्रेस ना हो जाऊँ। तो ऐसा जब 5-6 बार हुआ तो उन्होंने कहा चलो हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तब तक हिंदी में कोई वेबसाइट नहीं आई थी। तो हमने hindinas.com बनाई, और न कि हमने निर्मल जी को छापा। जब मैंने निर्मल जी को फ़ोन किया कि निर्मल जी ऐसे ऐसे अब हिंदी साहित्य इंटरनेट पे आना चाहिए,
हिंदी साहित्य का कोई भी पेज इंटरनेट पे नहीं है। नई दुनिया था, नई दुनिया के पैरेलली हिंदी नेट शुरू हुआ था और अनुभूति अभिव्यक्ति था। तो निर्मल जी ने कहा कि अच्छा, तो ऐसा है तो मैं चाहूँगा कि इस पटल पे मेरी सारी रचनाएं आ जाए। तो उन्होंने बहुत सारा सामान मुझे दिया और तब ये होता था कि हम खुद हाथ से टाइप करते थे, कुछ अवेलेबल तो होता नहीं था और ना ही ऑडियो टू टेक्स्ट होता था। तो मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सारे लेखकों के हाथ से टाइप करके ऐसे रचनाएं छापी है। तो अंशु का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो लेखक को लिखने की जो उसकी प्रक्रिया है और जो छपने के बीच है, आज हम जिस समय में बात कर रहे हैं, हमारे नई पीढ़ी के दर्शक इस बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया की उपलब्धता से आप हर तरह की रचनाओं को लिख सकते हो, वहाँ लोगों तक पहुँच सकती है, चाहे छोटा वर्ग हो या बड़ा, कम से कम आपके दोस्त जान सकते हैं। लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया, जैसा आपने बताया, किन लेखकों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा और किन लेखकों के लिए आपके मन में ये आया कि चलो ये लिख रहे हैं, और किसने आपको इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो लिख रहे हो वो छपने के लिए भी भेजो और लगातार भेजो? और इसके साथ वो अनुभूति जब आपको खेत सहित रचना वापस आ जा रही थी और अंशु जी कुछ को फाड़ दे रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो आपके पास पहुंची भी होगी, वह क्या मन स्थिति थी और उसने आपको प्रेरित किया या पीछे किया या आपके लेखन को कोई और आधार भी दिया? सबसे पहले तो आपका क्या सवाल था कि मेरा सवाल ये था कि आप जिस समय लिख रही थी, आपको किन लेखकों छपने ने के लिए किन लोगों ने प्रेरित किया कि छपवाने भेजो? किन लेखकों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? और जब रचनाएं वापसी आ जा आई रही तो थी क्या असर तो हुआ? किस तरह का मनस्थिति पर क्या असर हुआ? उसने आपको कितना, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से जो नई पीढ़ी के लोग हैं, सामान्य तौर पर हर आदमी की, कितना भी सोशल मीडिया पे कर लें हम, इंटरनेट पे, सबको ये होता है कि किताब के रूप में हमारी कोई कृति आ जाए, किसी पत्र पत्रिका में छप जाए, हमारे वरिष्ठों की नज़र उस पर पड़ जाए, वो कुछ तारीफ कर दे। तो आपके समय में जिस कालखंड जी में बिल्कुल आपने लिखना शुरू किया, क्या स्थितियाँ थी और उनका क्या असर हुआ? बिल्कुल। मैंने जिस माहौल में लिखना शुरू किया उस वक्त कारगिल युद्ध चल रहा था, कारगिल छद्म युद्ध कहें हम। तो उस वक्त ऐसा था कि मैंने एक पत्र लिखा था राजेंद्र यादव को कि किसकी रक्षा के लिए, क्योंकि उन दिनों हो ये रहा था कि वर्ल्ड कप चल रहा था और लोग जीत के आना है, कुछ कर दिखाना है और क्रिकेट के दीवाने हुए पड़े थे। और उधर सैनिकों के साथ क्या क्या हो रहा था। सबसे पहले तो सौरभ कालिया का कटा-फटा शव आया। उसके बाद एक के बाद काफ़ी चीज़ें शुरू हुई और पूरा भारत नशे में डूबा है वर्ल्ड कप के। तब मैंने ये लेख लिखा था और राजस्थान के दूध वालों ने तब कारगिल के सैनिकों के लिए दूध भेजा था, ट्रक मतलब बड़े-बड़े टैंकर भर के। तो मुझे लगा कि ये जो कोलाहल है, ये कोलावार चल रही है क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बहाने, और एक तरफ चुपचाप से राजस्थान के दूध वाले उधर भेजे। तब मैंने राजेंद्र यादव जी को एक चिट्ठी लिखी थी किसकी रक्षा के लिए, और उसको उन्होंने छापा और उस चिट्ठी के मुझे हर दिन 25 पत्र आते थे, इतने ज़्यादा कि अंशु ने कहा कि तुमने क्या भेजा है जो इतनी इतनी चिट्ठियाँ आ रही है। थोड़ा सा उन्होंने मुझे डराया भी कि तुमको नहीं लिखना चाहिए था ऐसे ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर राजेंद्र जी ने कहा कि मनीषा, देखा तुम्हारे लिखे हुए में कितना ताकत है, तुम कहानियाँ भी भेजो। और उसके पहले क्योंकि मैं बीकानेर और नाल में थी, नंद भारद्वाज जी आप अगर परिचित हों, तब दूरदर्शन में डायरेक्टर थे। तो वो ये कहते थे कि मनीषा, तुम्हें अगर अपनी कहानियों को इम्प्रूव करना है तो पहले पढ़ो। उन्होंने मुझे बहुत सारी पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मुझे पते दिए और मुझे कहा कि इन सब पत्रिकाओं को मंगाओ। तो इन दो लोगों का हाथ तो रहा, राजेंद्र जी का काफ़ी रहा, नंद भारद्वाज जी का कहना रहा। उसके बाद जब एक कहानी छप गई थी बिगड़ैल बच्चे, तो संगमन से मैं जुड़ी। प्रियमवत जी तब नए लेखकों को कहानी पाठ के लिए बुलाते थे, तो वहाँ से जुड़ी। तो उधर से भी शिवमूर्ति जी, प्रियमवत जी, इन सब लोग और गिरिराज किशोर जी, इन सब का मुझे साथ मिला और उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लेखन को लेके या कौन से लेखक मुझे प्रभावित करते हैं, तो निस्संदेह मुझे मृदुला जी की भाषा से बहुत प्रेम था।
तब उनकी बहुत सारी कहानियाँ भी आ रही थी। मंजुल जी पे संस्मरण हंस में आते थे और तब रविंद्र कालिया जी का आता था गालिब छुटी शराब, उसने मुझे प्रभावित किया और ममता कालिया जी का लेखन मुझे अच्छा लगता था और नासिरा जी, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी जी का तब तक चाक आ चुका था। और अगर मैं विदेशी साहित्य में कहूँ तो मुझे चेखव बहुत पसंद थे। अन्ना कारेनिना उन दिनों में पढ़ रही थी। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि एक लेखक अगर खुद को एकलव्य मान ले तो उसके बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं। तो ये सब मैं पीछे और कृष्ण बलदेव वैद साहब, उनको मैं चिट्ठियाँ लिखा करती थी, तो उनके जवाब आते थे। उन्होंने भी मुझे प्रभावित किया। मनीषा जी, आपने अपनी ये जो रंग रूप रस गंध जो आपका कहानी संग्रह है, इसकी भूमिका में आपने एक जगह लिखा है कि कहानी क्या है, महज कुछ संवाद, कुछ गुफ्तगू, कुछ आवाज़ें या फिर अमल या हरकतें। लेखक की हजारों नज़रों से देखी गई यह नई सी लगती कहानी की दुनिया वही तुम्हारी अपनी पुरानी दुनिया है, मेरी समझ से। ये जो कविता से कहानी की तरफ जब आप उन्मुख हुई, आपने अभी तक बताया कि आप 8वीं कक्षा में कविता लिख रही थी, एक्वेरियम की मछली को देख के आपने कविता लिखना शुरू किया। कविताओं का आपका जो बिंब है, मैंने जो कविता जिससे इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लोगों को आभास होगा कि आपके पास एक गहन भाषा और भावाभिव्यक्ति है। आपने चिट्ठी लिखी थी, एक प्रतिक्रिया थी कारगिल युद्ध पर जो हंस में प्रकाशित हुई, उसकी प्रतिक्रिया। ये कहानियों की तरफ उन्मुख कब हुई और वो पहली कहानी कौन सी थी जिसको लगा कि मुझे ये लिखना जरूरी है और उससे वो कहानी सृजित हुई? अगर मैं बात करूं बिगड़ैल बच्चे की, तो ये मेरी माँ का सुनाया हुआ किस्सा था कि कैसे वो ट्रेन में आ रही थी और वो ट्रेन से फिसलते फिसलते बची और उनके साथ में जो कुछ बच्चे जा रहे थे जो लगातार बियर पी रहे थे, जोर जोर से अंग्रेज़ी गाने गा रहे थे और मेरी माँ सोच रही थी कितने बिगड़ैल बच्चे हैं। और उनको जब मेरी माँ ट्रेन चल पड़ी और उन बच्चों ने हाथ पकड़ के खींच के लिया, उठाया, तब मेरी माँ का नज़रिया बदला कि नहीं, बच्चे तो बहुत प्यारे हैं लेकिन थोड़े शैतान हैं। तो कहानी से मुझे लगा कि इस कहानी को तब रविंद्र कालिया जी ने अनाउंस किया था, युवा कथाकार विशेषांक इसका, वागर्थ का। बाद में वो नया ज्ञानोदय में आए तो उन्होंने मांगा मुझसे, क्योंकि मैं उनको गालिब छुटी शराब पे चिट्ठियाँ लिखती थी। मैं चिट्ठियाँ बहुत लिखती थी, मैं निर्मल जी को भी लिखी है, वैद साहब को भी लिखी है, मृदुला जी को, तब मेरी वरिष्ठ थी जया जादवानी जी को, बहुत सारे लोगों को। तो रविंद्र कालिया जी का आया कि मैं युवा विशेषांक निकाल रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है? तब मैंने उनको ये बिगड़ैल बच्चे कहानी लिख के भेजी थी और ये छपी थी। तो पहली कहानी आपकी ये बिगड़ैल बच्चे जो जी। है इस आपके कहानी संग्रह में है। ये रंग रूप रसगंध सामयिक प्रकाशन से कहानियों की पूरी 53 कहानियों की एक श्रृंखला है जो 2 खंडों में विभाजित है। मनीषा जी की, और आप समझ सकते हैं, देख लीजिए इस पर चित्र, और मनीषा जी को तो आप समझ लीजिए कि कब से लिख रही हैं। हाँ, ये 30 जो साल हो गए। लगता है कि जैसे कल की ही कल बात हो, की क्योंकि बात है। कारगिल युद्ध लोगों की जी। स्मृति में अभी भी बना हुआ है। ये आपकी कहानी के बाद पहला उपन्यास कौन सा था, और कहानी से बड़े कथानक पर, बड़े कैनवास पर जब आप गई तो उसके पीछे की वजह क्या थी? उसका विषय कैसे चुना था? बिल्कुल। हुआ ये था कि मैं राजन जी के दफ्तर गई हंस में। तो क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, बीच में दिल्ली आके और आगे ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, तो एक शाम मेरे पास समय था तो मुझे लगा कि मैं राजेंद्र जी से मिलूं। मेरा मन था, राजेंद्र मनु जी हम सबके जीवन में एक साहित्यिक लेजेंड बन के रहते हैं। तो मैं हंस के दफ्तर गई, तब तक मेरी 2-3 कहानियाँ छप चुकी थी। तो राजेंद्र जी ने कहा कि अब तो कहानियों में पास हो गई है और किसी भी कहानीकार का कहानीकार होना तब तय होता है जब वो उपन्यास लिखे, तो अब वक्त आ गया है कि तुम उपन्यास लिखो। तो उस वक्त मेरे मन में पंचकन्या उपन्यास की भूमिका चल रही थी, लेकिन पंचकन्या उपन्यास तो साइड में रह गया। साहित्य अकादमी ने मुझे युवा लेखक के तौर पे यहाँ भेजा था, पहलगाम।
और पूरा युवा साहित्यकारों का एक सम्मेलन था। तो मैं पहलगाम गई, वहाँ गई तो मुझे याद आया अवंतीपुर में कैसे अंशु के बॉस मीटरोलॉजिस्ट थे, उनकी एक पेड़ के नीचे हत्या की गई थी। वो पेड़ अवंतीपुर और पहलगाम के रास्ते में अभी भी खड़ा है। मतलब तब तो था। और वहाँ पे मैं अज़ुर्दा साहब से मिली जो कश्मीरी के लेखक हैं, और बहुत सारे लेखकों से मिली। तो मुझे लगा कि कश्मीर जो आम कश्मीरी है बहुत स्नेहिल है, और आम जो वहाँ पे हम केयर टेकर्स भी थे वो इतने प्यार से बात करते थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कश्मीर और इसकी समस्या को लेके बहुत बड़ा गुंजल है, और इस गुंजल को कहीं ना कहीं ऐसे के ऐसे ना सही तो थोड़ा सुलझा कर सामने आना चाहिए। तो पंचकन्या तो पीछे रह गया, शिगाफ उपन्यास सामने आया। इस तरह से शिगाफ जो है आपका जी। पहला उपन्यास जी। बन गया। इसके बाद आपने भारतेंदु की प्रेमिका पर मल्लिका। मल्लिका एक उपन्यास लिखा। अपने उपन्यासों के कथानक चुनते समय यह सारे आपकी कहानियों की और उपन्यासों की भी अधिकांशतः नायिकाएं जो है प्रमुखता से वहाँ उपलब्ध है। इसकी क्या वजह है? अ, क्योंकि एक तो ये कि मैं शायद स्त्री हूँ तो बहुत अच्छी तरह स्त्री मन को समझ पाती हूँ, पर अगर आप शिगाफ की बात करें तो वहाँ पे नायिकाएं हैं, उनके साथ साथ उतने ही पैरेलल, उतनी मजबूती से नायक भी हैं। तो कभी मेरा ये सायास प्रयास नहीं रहा कि मैं स्त्रियों पर ही उपन्यास लिखूं। लेकिन वो ऐसा होता है कि आपकी एक जेंडर लिमिटेशन होती है या एक जेंडर बायसनेस होती है कि आप पहले नायिकाओं को चुनते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ स्त्रियां आती हैं वहाँ समूचा संसार आ जाता है। पुरुष भी आते हैं और उनके पैरेलल पूरा का पूरा समाज आता है। तो ऐसा नहीं है हर उपन्यास के केंद्र में स्त्री ज़रूर होती है, जैसे कि ये समाज है इसके केंद्र में स्त्री है। तो आप स्त्रीवाद को किस रूप में देखती हैं? अभी जो नारी विमर्श की बात होती है और आपकी कृतियों में एक बात मैं जो पाता हूँ, जितना भी मैंने पढ़ा है, आप समानता, समता, समरसता, साहचर्य की बात करती हैं। जी आप बिल्कुल। श्रेष्ठता बोध को सिरे से नकारती हैं। प्रेम भी अगर आपके यहाँ है तो वह समान अधिकारों के साथ आता है। बिल्कुल जयप्रकाश जी। दरअसल ये मैंने हमेशा से महसूस किया कि अगर हम दाम्पत्य का उदाहरण लें तो दाम्पत्य में अक्सर स्त्रियां कहती हम बंध गए। पर मैं है ना, अगर अगर आप ऊपर से देखते हैं तो पुरुष भी उतना ही बनता है, पुरुष भी उतनी ही चीज़ें छोड़ के आता है। इसलिए हमेशा हम है ना विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो मैं जो एक आक्रामक किस्म का स्त्रीवाद है उससे तो मैं परहेज ज़रूर करती हूँ। लेकिन जहाँ समता है, जहाँ पे स्त्री जो पिसी जा रही है, क्योंकि स्त्रियाँ केवल अपर क्लास में ही नहीं है, स्त्रियाँ वहाँ पर भी हैं जहाँ पर मेरी सुगना है या मेरी कुर्जा कहानी की नायिका कुर्जा है। तो अगर वहाँ की बात होती है तो निश्चित तौर पे जो दबाया जा रहा है उसके साथ खड़े होना है। लेकिन जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पुरुष को गालियाँ दे और बेवजह आप पुरुष को एक शोषक मान लें हर पूरे समाज में, तो वहाँ मुझे आपत्ति है। लेकिन जहाँ पे स्त्री कमतर है वहाँ उसके नीचे मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट बन के उनके लिए खड़ी हों। लेकिन जहाँ प्रेम की बात है, इक्वालिटी की बात है, तो वहाँ पे इक्वालिटी है। आप लगातार जो साहित्यिक मेले हैं या साहित्यिक कार्यक्रम होते रहे हैं, वहाँ भी बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी करती रही हैं। आम तौर पर जो आप उस समय, मैं आपकी वरिष्ठ, चूँकि आपने मृदुला गर्ग जी का और मैत्रेयी पुष्पा जी, चित्रा मुद्गल जी, इन लोगों का नाम लिया। अगर मैं यह कहूँ कि पुरुष लेखकों की तुलना में आज भी समानता की, स्वतंत्रता की, साक्षरता के, शिक्षा के स्तर की बढ़ावा होने के बावजूद, स्थापित होने के बावजूद स्त्री लेखकों की संख्या, लेखिकाओं की संख्या कम है। एक तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत सोचना है, जो मैं देख पाता हूँ, रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, तो 10 किताबों में अब 3 स्त्रियों की होंगी या 4 होंगी, तब भी 6 पुरुषों की किताबें होती हैं। ये जो विभेद है या ये जो कम है,
क्या आप भी वह महसूस करती हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ? एक प्रश्न मेरा ये है कि लेखक और लेखिकाओं की गिनती में यह अंतर भारतीय समाज में क्यों है? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर एक स्त्री होने के चलते, एक लेखिका के होने के चलते साहित्यिक कार्यक्रमों में या अन्य जगहों में क्या किसी विशेष तरह की सतर्कता की आवश्यकता होती है? अपने को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस होती है? या सब कुछ खुलापन है, बहुत उदार है लेखक समाज, इसलिए किसी लेखिका को कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है? सबसे पहले मैं आपके सबसे पहले उसका जवाब दूंगी कि मुझे ये तो नहीं लगता लेखिकाएं कम हैं। लेखिकाएं और लेखक मुझे लगता है कि बराबर संख्या में होंगे, लेकिन हाँ, उनका उपस्थित होना और बार बार उनका लाइमलाइट में आना और छपना हो सकता है कम होता हो, क्योंकि स्त्री संपादक कम है। आप देखिए ना, संपादन की दुनिया में कितनी स्त्रियां हैं, बहुत ही कम। थोड़े से दिनों के लिए मैत्रेयी जी थी, उसके पहले मैं अगर बात करूं, नमिता जी हुआ करती थी, नमिता सिंह जी, वो रही कुछ दिन संपादक। कितनी अकादमियों में हम स्त्रियां हैं। तो जहाँ पर हम नहीं हैं एक निर्णायक के तौर पे, वहाँ निश्चित तौर पे हमारी संख्या कम हो जाती है। और अगर हम लिखते भी रहें तो बहुत बार खारिज किए जाते हैं। बहुत बार इस बात पे ही खारिज किए जाते हैं, अरे ये तो औरताना बातें ज़्यादा लिखती हैं, इनको पॉलिटिकल समझ नहीं है। जब शिगाफ आया था तो मुझसे ये पहले यही कहा जाता था कि लड़कियां, स्त्रियां तो पॉलिटिकल नॉवल ही नहीं लिखती, जबकि महाभोज आ चुका था। इवन मृदुला जी पॉलिटिकल नॉवल लिख चुकी थी, नासिरा जी लिखी जा रही थी, लेकिन फिर भी बात ये आती थी कि जब भी पॉलिटिकल नॉवल होता है तो उसके लिए स्त्रियों के पास दृष्टि नहीं है। तो इस बात को तो लोगों ने बदला, क्योंकि हमेशा ये सोचते थे कि अरे बस दाम्पत्य की कहानियाँ लिखती हैं स्त्रियाँ, लेकिन स्त्रियों ने इस बात को बदला। लेकिन आज भी पुरुष इस बात को मानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि स्त्री संपादकों की संख्या जब बढ़ जाएगी, महिलाएं पत्रिकाओं का संपादन करने लगेंगी दमदारी से, तो मुझे लगता है कि ये जो अंतर है वो कम हो जाएगा। और दूसरी ये बात कि बस ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल्स में और साहित्यिक गोष्ठियों में, अगर मैं पहले और अब की बात करूं, तो पहले हम सतर्क रहते थे। पहले सतर्कता की ये बात थी कि अगर दो लोग कॉफ़ी भी साथ में पी रहे हैं ना, तो लोग बाहर बात करने लगते थे। इतनी, जो मैं कहूँगी ना, युवा पीढ़ी आई है, ये हमसे कहीं ज़्यादा ओपन माइंडेड है। इसके पहले जो लोग थे, और किसके साथ कॉफ़ी पी रही थी, और नाम जोड़ दिया जाता था। सामने ही कॉफ़ी पी रहे हैं, आप कहीं और नहीं गए हैं, तब भी किसी का भी किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता था। तो वो संकीर्ण माहौल था जब गोष्ठियाँ होती थी। और बाकायदा शाम के समय में जब रसरंजन चलता था, तो स्त्रियों के बारे में बातें होती थी और उन सबको हम सुनते थे और हैरत में पड़ते थे। लेकिन जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स का टाइम आया, युवा लोग उससे जुड़े, और जब उन्होंने देखा जीएलएफ को देखा कि जहाँ पे इतना खुला माहौल है, वहाँ पे आराम से लोग साथ में घूम रहे हैं, सब लोग साथ में, कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, तब थोड़ा थोड़ा हिंदी का, जो हिंदी के लिटरेचर फेस्टिवल हुए, उसमें माहौल बदला। अब कोई किसी के साथ कॉफ़ी पी ले तो बच्चों की तरह नहीं कहा जाता, हाँ उनमें तो कुछ है। तो ये चीज़ बदली है, अब बदली है। अब मैं देखती हूँ मेरी युवा लेखिकाएं ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर वो अनकंफर्टेबल हैं तो अपनी हम उम्रों के साथ नहीं है, वो उन वरिष्ठों के साथ हैं जिन्होंने अपना कुंठामय समय जिया है। वो उनके साथ कंफर्टेबल है, जो जैसे बाद में मैं अपनी बात करूं तो जो हमारे समकालीन थे, मनोज रुपड़ा, आनंद हर्षुल, कुणाल, चंदन, ये सारे लोग जब थे, इनके आने के बाद से इन लोगों के साथ में कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा जितना वरिष्ठों के साथ लगा, क्योंकि वहाँ पे कुंठाएं ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे हम उम्र मिलते गए तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आई। इसकी क्या वजह पाती हैं आपकी वरिष्ठों में इस तरह की कुंठा? अगर आप लेखन क्षेत्र में हैं, लेखन कर रहे हैं और समाज में प्रतिष्ठापित हैं, तो क्या उन्हें अपने सम्मान का भय नहीं होता था कि वह किसी लेखिका को या अपने से कम उम्र लेखिका को देख के गासिप करें या उसके बारे में बात करें या उसके साथ कुछ बढ़त लेने की कोशिश करें? पता नहीं, ये तो वो ही जानते हैं। पर क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरे साथ एक टैगलाइन जुड़ी हुई थी कि फौजी की वाइफ है,
तो मेरे साथ उस तरह से नहीं हुआ कि सीधे सीधे किसी ने इस तरह से कोई कोशिश की हो, लेकिन मैं आसपास देखती थी और वो लोग क्या सोचते हैं ये मेरे को अभी तक भी समझ में नहीं आया। शायद उनकी समकालीन स्त्रियां भी मैं अगर देखूं तो बहुत दमदार थी, हाँ, वही तो। खूब। बल्कि मैं अगर मंजुल जी और चित्रा जी और मृदुला जी, नासिरा जी को मैं उस समय अपने से आगे के समय की लेखिकाएं मानती हूँ। वो आज भी उतनी ही सामयिक, उतनी ही बोल्ड हैं। पर मैं कह नहीं सकती, इस मनोविज्ञान को मैं नहीं समझती कि हम अपने समकालीनों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों हैं। आपने एक घुमक्कड़ी पर ये पुस्तक लिखी है अंग्रेजी साहित्य के गलियारों में। ये जो पर्यटन की ललक है, या त्रिमाया में भी जो आपने संसार रचा है, जिस पर शब्दरथी के लिए मैंने बातचीत रिकॉर्ड भी की थी, ये यात्राओं का लेखन पर क्या कुछ असर हुआ है? और पश्चिम के लेखन जगत को और पाठक जगत को, और भारतीय पाठक जगत को और भारतीय लेखन जगत को आप किस रूप में देखते हैं? क्या दोनों में कोई अंतर पाती हैं? भारतीय और पाश्चात्य लेखन जगत, हाँ, मैं बहुत बड़ा अंतर अगर मैं पाती हूँ तो वहाँ पाठकों का इतना प्रेम है कि उनके जन्म स्थानों को आज भी सुरक्षित रखा है, उनके लिए ट्रस्ट है। और उनके लिए कोई गवर्नमेंट या सरकार मुहैया नहीं कराती कि हमें अगर प्रेमचंद के गांव लम्हई को संरक्षित रखना है तो सरकार पैसे देगी, नहीं। वहाँ पे उनके अपने, उनके प्रशंसकों ने उनकी ट्रस्ट बनाई हुई है और वो उसको चलाते हैं, बाकायदा उसके टिकट्स लगते हैं, उससे उसकी देखरेख होती है। तो एक जो नज़रिया हमारे यहाँ है कि लेखक को बहुत कमतर करके आंकने का, उसका फ़र्क तो मैं यहाँ से त्रिवेंद्रम जाती हूँ, यहाँ से कोलकाता जाती हूँ, यहाँ से बंगाल जाती हूँ, उतने में ही देख लेती हूँ। अगर मैं त्रिवेंद्रम में हूँ और मैंने रास्ते में कह दिया मैं लेखक हूँ, तो बहुत सारे लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे आप क्या लिखते हैं। लेकिन यही आप उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या आसपास कहें लेखक हैं, तो लोग आपको सोचेंगे कि क्या वाहियात है, लिखना भी कुछ चीज़ है क्या। फिर वो पूछेंगे कुछ काम वाम भी करते हो क्या। तो ये जो एक फ़र्क है वो मुझे दिखता है कि लेखन को प्रोफेशन, लेखन को पैशन मानने की और किताबों के प्रति प्रेम की कमी तो मैं देखती हूँ। सोशल मीडिया की क्या भूमिका पाती हैं आप ऐसे समय में, जब आप खुद, आपकी किताबें लगातार प्रकाशित हो रही हैं? क्या सोशल मीडिया ने प्रकाशन जगत को, पुस्तकों की बिक्री को बढ़ावा दिया है या घटाया है? लेखक की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? और प्लस जो नए लेखक, हर व्यक्ति सोशल मीडिया के आने से लेखक के तौर पर अपने को देखने लगा है। और एक चीज़ जो दिखती है कि ग्रुपिज्म, जो गुटबाजी एक कह सकते हैं, ये आपने जब लिखना शुरू किया तब भी गुट होते थे क्या? और वो गुटबाजी अभी भी है क्या? लेखकों के बीच भी गुटबंदी है या केवल उनके प्रशंसकों, पाठकों के बीच गुटबंदी है? इस पूरी प्रक्रिया को आप किस सबसे कैसे? पहले मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ। सोशल मीडिया भी हर बात की तरह उसके भी दो पक्ष हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अगर मैं बात कहूँ तो सोशल मीडिया ने निस्संदेह पाठकों को हम तक पहुँचाया, लेकिन पाठकों ने अपने लेखकों के ऐसे ऐसे रूप देखे कि वो उनके मोहभंग भी हुए कि अरे हमारा, हम तो इन लेखक साहब को पता नहीं क्या समझते थे, ये तो कुछ भी लिख रहे हैं। तो ये भी हुआ। वहीं ये भी हुआ कि सोशल मीडिया ने कुछ अच्छे लेखक भी दिए। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे युवा लेखक हैं जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से उभर के आए हैं, बहुत सारे ऐसे, वो बहुत अच्छे लेखक हैं, तो वो सब आए हैं। तो सोशल मीडिया का ये अच्छा पक्ष है। प्रचार की मैं बात कहूँ तो अच्छी किताब का प्रचार तो होता है और लोगों तक पहुंचती है, लेकिन सबसे दुविधा तब हो जाती है कि आप एक किताब खरीदें जिसका सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार हुआ है और उसे आप पढ़ें और उसको आप इस लायक नहीं पाएँ, तो बहुत दुख होता है। तो जो ये मित्रता में हम एक दूसरे की तारीफ करते हुए किताबों पे लिखते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कोई फिल्टर होना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं हमें ईमानदार होना चाहिए। और आपका अगला सवाल क्या था, लास्ट जो था? गुटबाजी। गुटबाजी। जब मैं आई थी तो वो गुट दिखाई नहीं देते थे, होंगे भी तो बहुत हिडन होंगे। जैसे मैं हंस के दफ्तर गई या मैं ज्ञानोदय के दफ्तर गई,
तो वहाँ हल्का ऐसे कुछ महसूस होता था, पर बहुत स्वस्थ दो गुटों के बीच में कटाक्ष और ये सब होता था कि अरे अच्छा वहाँ वो तो ऐसे ही। लेकिन ऐसे कोई कोई गंभीर आरोप और बहुत गंदगी उछलना या सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही गुटबाजी का दिखना, गुटों की लड़ाइयाँ होना, वो पब्लिकली नहीं दिखता था। या तो हम युवा थे और स्त्री थे, तो वो हमारे सामने इतनी नहीं आई जितना कि तब शायद मुझे लगता है कि कॉफ़ी हाउसेस में होती होंगी ऐसी लड़ाइयाँ। लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये हो गया कि बहुत पब्लिक हो गई, और उससे ये दुर्भाग्य ये है कि उससे कई पाठकों को मैंने लिखते देखा है कि अरे यार ऐसे होते हैं क्या साहित्यकार, आपस में इतनी गाली गलौज करते हैं क्या। और ये बात आज से नहीं, जब से 2008 से सोशल मीडिया शुरू हुआ, तब से पाठक का जो लेखक का जो एक दिव्य स्वरूप होता था, उससे मोहभंग होने लगा। इसका सोशल मीडिया का ये नुकसान हुआ। आपकी रचनाओं पर आते हैं। आपने जितनी कृतियां लिखी हैं, ये किसी भी साहित्यकार से, कथाकार से, रचनाकार से, लेखक से ये पूछना कि तुम्हारी कौन सी कृति तुमको ज़्यादा प्रिय है, एक गलत प्रश्न है। फिर भी मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि माता पिता भी अपनी संतान को कहते ज़रूर हैं कि मैं इसको सबको समान चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 ज़रूर होता है। तो मैं अगर पूछूं कि मनीषा कुलश्रेष्ठ जी अपनी कृतियों में किस कृति को अपने मन और आत्म के करीब पाती हैं, तो वो कौन सी कृति है और क्यों? जयप्रकाश जी, हमेशा माता पिता ना कमाऊ पूत को बहुत प्रेम करते हैं। तो मल्लिका वो है जिसने मुझे यश, धन और संतोष तीनों दिया। तो मल्लिका मुझे प्रिय है। और क्योंकि मल्लिका का कैरेक्टर के साथ में मेरा बड़ा सररियलिस्टिक रिलेशनशिप भी बना। कई बार लगता था कि मैं मल्लिका के साथ खड़ी हूँ, कई बार लगता था मैं मन्नू के साथ खड़ी हूँ। तो इसलिए मुझे मल्लिका लिखते हुए, और मल्लिका को जन्म देने का जो पीरियड था वो भी शॉर्ट था बहुत। मतलब उसको दिमाग में ज़रूर मैंने पकाया, लेकिन मैंने उसको 1 महीने के अंदर लिख लिया। जैसे अगर मैं त्रिमाया की बात करूँ तो 3 साल लिए उसने। तो मल्लिका के साथ ये हुआ कि उसने प्रसिद्धि दिलाई और बहुत रॉयल्टी मिली। उसके साथ ओटीटी के लिए भी साइन हुई। तो एक तरह से वो प्रिय है। लेकिन अगर मैं अलग से बात करूँ तो शिगाफ, जिसने मुझे मांझा, जिसने मुझे बताया कि उपन्यास क्या होता है, उपन्यास का फैलाव कैसे होता है, उसमें उपकथाएं कैसे आती हैं, तो शिगाफ मेरे लिए एक पाठशाला था। मनीषा जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। अलका सरावगी जी का एक उपन्यास है सरला देवी चौधरानी, जी। आपका उपन्यास है मल्लिका। मल्लिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है आपने, और आपने उस उपन्यास में इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि बहुत सारी जगहों पे मल्लिका का प्रभाव भारतेंदु पर पड़ा, और यहाँ तक कि वो उनको बांग्ला अनुवाद बहुत सारी रचनाओं के करके बताती थी, समझाती थी, और प्रभावित थे उनके, केवल प्रेम में नहीं थे। अलका सरावगी जी के उपन्यास में महात्मा को लेकर भी ऐसी ही कुछ बातें हैं। कुछ आलोचकों का कहना है, मैं किसी का नाम उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप दोनों ने किसी बड़े व्यक्तित्व को अपने स्त्री पात्रों से कहीं न कहीं उनकी गरिमा को, उनके महत्व को, उनके कर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश न भी की हो, तो भी उन्हें कहीं न कहीं कमतर दिखाने की कोशिश की। और यह स्त्री पात्र जो आप सीधे नहीं कह सकता थे, वो आपने औपन्यासिक कृति से करने की कोशिश की। मैं चाहूँगा कि आप अपने हिस्से का जवाब दें। बिल्कुल, मैं अपने हिस्से का जवाब देना चाहूँगी। ऐसा मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया, बल्कि मल्लिका को खोजते हुए मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को साहित्याकाश का एक चंद्र समझ के ही उपन्यास लिखना शुरू हुई थी। जब मैं मल्लिका के व्यक्तित्व को खोज रही थी, उसके जीवन को खोज रही थी, तब मुझे पता चला भारतेंदु जी के विरोधाभास। अगर मैं पहले से लेके चलती तो शायद ये उपन्यास उतना सशक्त नहीं हो पाता।
मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। जब मैंने मल्लिका शुरू किया, मेरे दिमाग में भारतेंदु जी उतने ही बड़े और उतने ही माननीय थे, और अब भी है, लेकिन उनके विरोधाभास खुलकर आए। तो मुझे लगता है कि कोई भी, जैसे गांधी जी हों या भारतेंदु जी हों, कोई भी व्यक्ति हो, उस उनके विरोधाभास उनको संपूर्ण बनाते हैं। तो किसी विरोधाभासों को सामने लाना उनको कमतर करना नहीं है। लेकिन एक और मज़ेदार बात कि मल्लिका में जब भी लोगों ने, पुरुषों के मेरे पास फ़ोन आए, तो ये आया कि भई आज तो तुमने मुझे रुला दिया या मेरी आँखें साफ़ हो गई। भारतेंदु जी की मृत्यु पे के दृश्य पे पुरुष ज़्यादा रोए हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने भारतेंदु जी को एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है, जो प्रेम भी करता है, दान भी कर रहा है, अपने आप को नष्ट भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, मल्लिका के संदर्भों में भारतेंदु जी मनुष्य बन के उभरे हैं, कमतर हो के नहीं। मल्लिका, वो क्या वजह होती होगी जब चूँकि मल्लिका का जिक्र हुआ तो थोड़ा ये उपन्यास चूँकि आपका प्रिय भी है, थोड़ा विस्तार से चर्चा की मांग करता है। एक प्रश्न और मेरा मल्लिका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने उस उपन्यास में ये लिखा है कि भारतेंदु की मृत्यु के बाद समाज ने मल्लिका को इतना अनदेखा कर दिया कि जो भारतेंदु के जीवित रहते, हालांकि जीवित रहते भी उनको कोई बहुत अच्छा अधिकार नहीं मिला था। आप, अगर मैं सही हूँ तो कहानी रात के अंधेरे में भारतेंदु जाते थे, सुबह के होने से पहले आ जाते थे। इवन भारतेंदु मंडल में मल्लिका का कहीं नाम नहीं कहीं था। कोई नाम नहीं है। तो क्या हमारा समाज भारतेंदु युग से, उनके अपने जीवन काल से आज तक, जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रेम को वह सम्मान दे पाया है, प्रेमिका को वह अधिकार दे पाया है प्रेमी के न होने के बाद? क्या वजह पाती हैं समाज इतना असहिष्णु क्यों हो जाता है, या उसके ताने बाने इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है कि अगर किसी भी समाज में अगर कोई विवाहित पुरुष है और उसके पैरेलल कोई प्रेमिका है, तो वहाँ हमेशा वो उसको दूसरी स्त्री का, अगर हम प्रभा खेतान जी का अन्या से अनन्या तक पढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसी आत्मकथाएं भी हैं जिनमें हम पढ़े हैं, तो हमेशा ये इस समाज ने ऐसा किया है। और अगर हमें इसकी आज़ादी और इसके प्रति खुलापन जो दिखा है, वो हमें आदिवासी समाजों में ही दिखा है। अगर मैं राजस्थान के बिल्कुल आदिवासी समाजों में जाऊं, वहाँ पे नाते जाना, यानी अगर एक स्त्री को अपने वर्तमान पति से प्रेम नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो वो वहाँ से निकलकर किसी और पुरुष की के नाते जा सकती है। तो आप देखेंगे कि जितना निचला तबका है, वहाँ स्त्री, या आदिवासी समाज है जहाँ पे समाज की परछाइयाँ नहीं है, वहाँ स्त्री ज़्यादा खुली हुई है। वहाँ पे दूसरी तीसरी किसी भी स्त्री को बहुत सम्मान प्राप्त है पुरुष के द्वारा। तो मुझे लगता है कि जो अपनी उसकी जो प्रेमिका है, सबसे पहले पुरुष उसको सम्मान देगा तो बाकी समाज भी सम्मान देगा। मुझे लगता है कि भारतेंदु जी ने तो मल्लिका को सम्मान दिया था। उन्होंने बाकायदा अपने छोटे भाई को लिखा था कि मल्लिका मेरी धन पोषिता नहीं है, धर्म पोषिता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद भी इन्हें सम्मान मिले। और इस सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर जाके मैंने मल्लिका का विमोचन किया था। तो मुझे लगता है कि वो समय मल्लिका को तो स्नेह मिला, राधा को भी मिला। तो मुझे लगता है कि समाज में उस मित्रता, उस प्रेम को दोबारा से एक अलग तरह से कायम होना होगा। फिर भी मैं अगर न्यू जनरेशन को देखती हूँ, वो समझते हैं वाइफ फ्रेंड, दे अंडरस्टैंड, उनके बीच में से जेंडर बायसनेस चली गई है। तो वहाँ प्रेम ना सही, लेकिन मित्रता का सम्मान है। इन दिनों आप क्या लिख रही हैं? ये इन दिनों मैं बिल्कुल आनंद कर रही हूँ, पर मेरी अभी एक यात्रा हुई थी तुर्की की, उसके संदर्भों में कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख रही हूँ। वहाँ की जो पुरानी सूफ़ी परंपराएं हैं, उन संदर्भों में एक किताब लिख रही हूँ। एक कार्यशाला आप चलाती हैं कथा कहन नाम से। मैं चूँकि उसमें 2 वर्षों तक, पिछले 2 वर्षों में गया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वह अपनी तरह की एक अलग कार्यशाला है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है और कितने हद तक आप उस उद्देश्य के करीब पहुंच पाई हैं? जयप्रकाश जी, जब मैं हिंदी साहित्य में आई थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि कहानी का क्राफ्ट क्या है, कहानी के अंदर क्या होता है, कहानी को कैसे बढ़ता जाए, भाषा को कैसे बढ़ता जाए। हम बस लेखों में पढ़ा करते थे, जैसे निर्मल जी के लेख थे या किसी ने लिखा। तो और मैं मुझे बहुत उलझन होती थी, क्योंकि कई बार आप कहानी लिखते लिखते फंसते हैं, द्वंद्व क्या है या इस कहानी का अंत कैसे करें। तो मेरे लिए कोई कार्यशाला नहीं थी। हम बस बड़े लेखकों गोष्ठी में कहीं से कुछ सुन लिया, अंदर रख लिया, ऐसे करते थे। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा स्थापित हुई तो मुझे जर्मनी जाने का, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जाने का अवसर मिला। तो मैंने वहाँ देखा बाकायदा वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग का पूरा डिपार्टमेंट है। और देखिए, मैं मुझे लगता है कि जो आज भी मुझे लगता है कि कोई भी पुरस्कार